हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं बात करने जा रहा हूँ डार्क के सीज़न 2 की। तो आइए बिना समय गंवाए सीधा कहानी हम लोग शुरू करते हैं। तो अच्छा, इसमें जो है एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन या डाउट था फर्स्ट सीज़न में, वो ये था कि अगर हेल्गे डॉपलर 1986 में आ गया था 1953 से और वो सिर्फ 9 साल का था, तो फिर वो नोआ के लिए बच्चों की किडनैपिंग कैसे कर रहा था। और दूसरी बात, 2019 में यानी कि 1986 के 33 साल बाद हेल्गे सिर्फ 42 ईयर्स का होना चाहिए था, लेकिन उसमें एकदम बूढ़ा दिखाते हैं उसे, और वो भी एक नर्सिंग होम में भर्ती है। और दूसरी बात ये कि क्या वाकई में स्ट्रेंजर ने ही वॉर्म होल को क्रिएट किया था या फिर वो उसे बंद करने में सक्सेसफुल हो गया था। तो आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, और आज हम लोग एक एक कैरेक्टर को पकड़ के उसकी टाइमलाइन की बात करेंगे। उसमें भी 3 मेन टाइम ट्रैवलर्स हैं। उनके नाम है जोनस कानवाल्ड, क्लॉडिया टीडमैन और नोआ। फर्स्ट कैरेक्टर से शुरू करते हैं जो कि है जोनस कानवाल्ड का। तो फर्स्ट सीजन में लास्ट एपिसोड में जोनस कानवाल्ड 2052 में ट्रांसपोर्ट हो गया था नोआ के बंकर से। अब कहानी शुरू होती है 6 महीने बाद की, यानी कि ईयर 2053 आ चुका है। 33 साल पहले 27 जून 2020 को न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक्सप्लोजन हुआ था और विंडन पूरी तरह तबाह हो चुका था। जोनस को मिलती है एडल्ट एलिजाबेथ डॉपलर, जो कि आपको फर्स्ट सीजन से याद होगा, शार्लेट डॉपलर और पीटर डॉपलर की बेटी थी और जो बहरी थी, और जिसकी बड़ी बहन का नाम था फ्रांसिस्का डॉपलर। चूंकि एलिजाबेथ डॉपलर बहरी है तो उसकी एक इंटरप्रेटर है जिसका नाम है सिल्जा। जब जोनस 2052 में पहुंचता है तब सबसे पहली मुलाकात उसकी सिल्जा से ही होती है। अभी एलिजाबेथ डॉपलर उस न्यूक्लियर पावर प्लांट को गार्ड कर रही है और उसके अंदर किसी का भी जाना सख्त मना है। लेकिन एक दिन जोनस किसी तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट में घुस जाता है, लेकिन फिर पकड़ा जाता है। तो फिर एलिजाबेथ डॉपलर उसे फांसी की सज़ा दे देती है। जोनस को फांसी लग ही रही होती है, लेकिन फिर एलिजाबेथ का मूड चेंज हो जाता है और वो जोनस को छोड़ देती है। इसके कारण जोनस के गले में रस्सी के निशान पड़ जाते हैं उस फांसी के फंदे के कारण। खैर, जोनस को फिर एलिजाबेथ एक जेल में डाल देती है, लेकिन सिल्जा जोनस को जेल से छुड़ा लेती है चुपके से, क्योंकि सिल्जा को भी जानना है कि ऐसा क्या है अंदर पावर प्लांट में जिसको एलिजाबेथ डॉपलर गार्ड कर रही है। तब सिल्जा और जोनस अंदर जाते हैं और वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लैक ब्लॉब मिलता है उन्हें, जो कि अनस्टेबल है। एक गोलाकार सा ना ब्लैक सब्सटेंस आप कह लीजिए, हवा में तैर रहा है, उड़ रहा है, और वो अनस्टेबल है। वो जब आप सीरीज़ देखेंगे ना तभी समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसी ब्लैक ब्लॉब को इसमें गॉड पार्टिकल कहा गया है, लेकिन जोनस उसे स्टेबलाइज कर देता है, उस अनस्टेबल ब्लैक ब्लॉब को, और उससे टाइम ट्रेवल करके वहाँ से गायब हो जाता है। गायब क्या हो जाता है? टाइम ट्रेवल करता है फिर वो। अब जोनस पहुँचता है सीधा 1921 में, यानी कि जोनस बहुत ही ज़्यादा पास्ट में पहुँच जाता है, 132 साल पहले। अब यहाँ पर उसे मिलती है नोआ की माँ, जो उसे अपने घर में शरण दे देती है। और नोआ की बहन का नाम है एग्नेस नील्सन। एग्नेस नील्सन याद है ना आप लोगों को फर्स्ट सीजन से? वो है ट्रॉन्टे नील्सन की माँ और उल्रिक नील्सन की दादी, यानी कि नोआ हुआ ट्रॉन्टे नील्सन का मामा और उल्रिक नील्सन का पर मामा, काइंड ऑफ कह सकते हैं। यहाँ पर जवान नोआ जोनस को एडम से मिलवाने ले जाता है। अब एडम कौन है? एडम है सिकमंडस नाम के ग्रुप का लीडर। और फिर एडम जोनस को बताता है कि वो खुद भी जोनस ही है, लेकिन फ्यूचर से। आया मज़ा ये वाला ट्विस्ट सुन के? एडम अपने गले का निशान दिखाता है जोनस को, जो कि खुद जोनस के भी अब आ चुका है फांसी के कारण। अच्छा, एक बात बता दूं कि एडम को बहुत बूढ़ा दिखाया गया है और उसका चेहरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। एडम बोलता है कि उसने एक टाइम ट्रेवल डिवाइस बनाया है जो कि 33 साल वाली साइकिल को तोड़ सकता है। और फिर एडम जोनस को बोलता है कि तुम उस रात में जाओ टाइम ट्रेवल करके जिस रात तुम्हारे पिता माइकल कानवाल्ड ने सुसाइड किया था। और एडम बोलता है कि तुम जाके अपने फादर को सुसाइड करने से रोकना, जिससे जोनस का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए और फिर अपोकैलिप्स ना हो। तो दरअसल 27 जून 2020 जो मैंने अभी आपको शुरू में डेट बताई थी जब न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक्सप्लोजन होता है, वही एक्चुअली अपोकैलिप्स है।
अब जोनस टाइम ट्रेवल करके 20 जून 2019 में जाता है। फिर वो जाके अपने पिता से बोलता है कि उन्हें सुसाइड नहीं करना चाहिए। अब ये मस्त वाला ट्विस्ट सुनिए। माइकल कानवाल्ड बोलता है कि वो क्यों सुसाइड करेगा, उसने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। और जोनस के मुंह से ही पहली बार माइकल को सुसाइड नोट के बारे में पता चलता है। तभी वहाँ क्लॉडिया टीडमैन आ जाती है और वो जोनस और माइकल को बोलती है कि कुछ चीज़ों को अवॉइड नहीं किया जा सकता है, इसलिए माइकल को सुसाइड करना ही पड़ेगा। और फिर क्लॉडिया जोनस को लेके चली जाती है। यानी कि क्लॉडिया जो है माइकल को भी समझाती है कि पूरा खेल क्या है दरअसल ये टाइम ट्रेवल का, और अगर जोनस को एग्जिस्ट करना है तो उसको सुसाइड करना ही पड़ेगा। इसके बाद जोनस बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाता है कि उसके पिता के सुसाइड का कारण खुद जोनस ही है। ये अभी भी हम ईयर 2019 में है। इसके बाद जोनस उन गुफाओं के पास जाता है जब मिकेल डिसअपियर हुआ था। जोनस खुद को ही देखता है कि कैसे वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ आया है। अब ये समझ लीजिए आप, दो जोनस हो रहे हैं एक ही सीन में। एक जोनस जो है पास से आया 1921 से, और वो अपने आप को ही देख रहा है अपने दोस्तों के साथ जब मिकेल और वो सारे दोस्त गुफा के पास आए थे। तो आ रहा है ना ये सब सुन के आप लोग को मज़ा। अब ये 1921 वाला जोनस मिकेल को जब अकेले देखता है तो उसको गुफाओं के अंदर ले जाता है और वॉर्म होल के थ्रू उसे 1986 में भेज देता है, बिना 2019 वाले जोनस को पता लगे। यानी कि 1921 से आया हुआ जोनस अभी मिकेल के साथ 1986 में एंटर कर गया है। अब जोनस बूढ़ी क्लॉडिया टीडमैन के अंडर टाइम ट्रैवलिंग के बारे में बहुत कुछ सीखता है कई महीनों तक। इसके बाद जोनस 1987 में जवान क्लॉडिया से मिलता है, या एडल्ट क्लॉडिया कह सकते हैं। और फिर जोनस और एडल्ट क्लॉडिया उसी गुफाओं में जाते हैं जहां पर अभी वॉर्म होल क्लोज हो गया है, जिसे स्ट्रेंजर यानी कि एडल्ट जोनस ने क्लोज कर दिया था 6 महीने पहले। अच्छा, अब से मैं स्ट्रेंजर को एडल्ट जोनस बोलूँगा। हाँ, तो फर्स्ट सीजन में मैंने बोला था कि स्ट्रेंजर यानी कि एडल्ट जोनस ने वॉर्म होल क्लोज ना करके क्रिएट किया था। अभी ये वाला कॉन्फ्लिक्ट आगे एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। एनीवे, अभी आप ये समझिए कि एडल्ट जोनस ने वॉर्म होल क्लोज कर दिया था और फिर जोनस और एडल्ट क्लॉडिया जाके उसे रीएक्टिवेट करते हैं और फिर ये दोनों 2020 में साथ में ट्रैवल करते हैं। अब जोनस उस वॉर्म होल के थ्रू ट्रैवल करके 27 जून 2020 में पहुंचता है और अपने घर जाता है मार्था को अपोकैलिप्स से बचाने। दरअसल अपोकैलिप्स की डेट है 27 जून 2020। अभी लेकिन मार्था को पता चल चुका है कि जोनस उसका भतीजा है, लेकिन फिर भी मार्था जोनस को किस करती है। तभी वहाँ एडम आ जाता है टाइम ट्रैवल करके और वो मार्था को गोली मार देता है। जोनस बहुत दुखी हो जाता है और एडम जोनस को बोलता है कि उसने मार्था को गोली क्यों मारी, उसे एक दिन ये बात ज़रूर समझ में आएगी। तभी वहाँ मार्था फिर से आ जाती है कहीं से। ये आती है एक दूसरी मार्था। जोनस उसे देख के हैरान हो जाता है। तब ये मार्था कहती है कि वो दूसरे वर्ल्ड से आई है और फिर उस मार्था के पास एक गोल्डन स्फीयर होता है जिससे वो जोनस को लेके वहाँ से निकल जाती है और जोनस को अपोकैलिप्स से बचा लेती है। बाप रे, इतने सारे ट्विस्ट ही ट्विस्ट। एक तो एडम, उसके बाद 1921 वाला जोनस का 2019 में ट्रैवल करके मिकेल को 1986 में ले जाना, और सबसे बड़ा ट्विस्ट एक और मार्था का आना, वो भी दूसरी दुनिया से। और एक बहुत बड़ा ट्विस्ट कि अपने पिता की सुसाइड का कारण खुद जोनस ही है। खैर, अब आगे सुनिए। स्ट्रेंजर यानी कि एडल्ट जोनस 2020 में अपनी माँ हैना से मिलता है और बोलता है कि वो फ्यूचर से आया है। टाइम ट्रैवल एग्जिस्ट करता है, ये अपनी माँ को प्रूव करने के लिए एडल्ट जोनस हैना को 1987 में ले जाता है टाइम मशीन के थ्रू। हैना का क्या होता है ये बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बात, एडम 2019 वाले जोनस का 60 साल बाद वाला जोनस है, यानी कि उससे 60 साल उम्र में बड़ा है। और जो एडल्ट जोनस है वो 30 साल बड़ा है यंग जोनस से। हैना और एडल्ट जोनस जो है वो 2020 में वापस आ गए थे। उसके बाद हैना ने एडल्ट जोनस से मशीन चुरा के वापस ट्रैवल कर गई थी 1954 में। खैर, आगे बढ़ते हैं कहानी में। तो एडल्ट जोनस अभी भी मार्था से प्यार करता है, तो वो 2020 में मार्था का किडनैप कर लेता है और उसे बताता है कि वो जोनस है फ्यूचर से। और चूंकि एडल्ट जोनस मार्था को बचाना चाहता है ताकि एडम उसे गोली ना मार सके, तो वो मार्था को एक बंकर में कैद कर लेता है। लेकिन मार्था किसी तरह वहाँ से भाग जाती है।
अब एडल्ट जोनस यंग जोनस के घर पर वेट कर रहा है छुप के। वो वेट कर रहा है एडम का कि कब वो वहाँ उसको मार्था को गोली मारने आएगा। और इससे पहले कि एडम मार्था को गोली मारे, एडल्ट जोनस एडम को मार देगा, ये उसका इरादा है। लेकिन तभी वहाँ यंग नोआ आता है मार्था से एक लेटर लेके। ये कौन सी मार्था से लेटर लेके आया है ये आप लोग को अगले सीज़न में पता चलेगा। यंग नोआ बोले तो 1921 वाला नोआ। उसमें लिखा होता है कि एडल्ट जोनस को जाके मार्था के भाई मैग्नस नील्सन को, बार्टो स्टीडमैन को और फ्रांसिस्का डॉपलर को अपोकैलिप्स से बचाना है ताकि मार्था जिंदा रह सके। ये इन सब के बचने से मार्था कैसे जिंदा रहेगी ये मैं आपको जैसे बोला ना, आपको बाद में बताऊंगा अगले सीजन में मोस्ट प्रोबेबली। एनीवे, तभी एडल्ट जोनस अपनी टाइम मशीन के थ्रू सबको एक अज्ञात समय में लेके चला जाता है और अपोकैलिप्स से बचा लेता है। अब आते हैं दूसरे कैरेक्टर पर जिसका नाम है क्लॉडिया टीडमैन। आपको याद होगा कि यंग जोनस 1986 में मिकेल को लेके गया था और उसी समय में बूढ़ी क्लॉडिया से टाइम ट्रेवल सीख रहा था। 1987 में एडल्ट क्लॉडिया बूढ़ी क्लॉडिया से मिलती है जो उसे बताती है कि टाइम ट्रेवल असली है। लेकिन अभी बूढ़ी क्लॉडिया ने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की है एडल्ट क्लॉडिया को कि वो ही उसका फ्यूचर है। एनीवे, बूढ़ी क्लॉडिया एडल्ट क्लॉडिया को बताती है कि उसे एक एडम नाम के आदमी को रोकना पड़ेगा अगर उसे अपनी बेटी रजीना की जान बचानी है। इसके बाद बूढ़ी क्लॉडिया बताती है एक जगह के बारे में जहां पर उसने एक टाइम मशीन दफना दी थी 33 साल पहले, यानी कि 1954 में। एडल्ट क्लॉडिया उस टाइम मशीन को खोद के निकाल लेती है और वो उस मशीन को HG टेनहाउस के पास लेकर जाती है ताकि उसे यूज़ कैसे करते हैं वो सीख सके। अब एडल्ट क्लॉडिया टाइम ट्रेवल करती है 2020 में और वहाँ वो जाती है एक लाइब्रेरी में रिसर्च करने। वहाँ से उसे पता चलता है उसके पिता ईगॉन टीडमैन के डेथ की डेट जो कि 1987 में हुई है। और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि एडल्ट क्लॉडिया यानी कि वो खुद 1987 से गायब हो गई थी और फिर वो कभी दिखी ही नहीं। लेकिन एडल्ट क्लॉडिया सोचती है कि मैं तो वापस जाऊंगी 1987 में, तो फिर मैं हमेशा के लिए कैसे गायब हो गई 1987 से। एनीवे, 1987 में जाने से पहले एडल्ट क्लॉडिया अपनी बेटी रजीना को विजिट करती है और देखती है कि उसे कैंसर हो गया है और वो मरने वाली है। अब एडल्ट क्लॉडिया वापस 1987 आती है और जो एक्सीडेंट हुआ था 1986 में न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला, उसके डेटा को एडल्ट क्लॉडिया अच्छे से एसेस करती है और ये कंक्लूड करती है कि गॉड पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। लेकिन पावर प्लांट का फाउंडर यानी कि बर्न्ड डॉपलर एडल्ट क्लॉडिया को बोलता है कि तुम गॉड पार्टिकल एग्जिस्ट करता है अगर सबको बता दोगी तो तुम्हें उस न्यूक्लियर एक्सीडेंट के बारे में भी सबको बताना पड़ेगा जो कि अब तक लोगों से छुपाया गया है। इसलिए एडल्ट क्लॉडिया अपनी डिस्कवरी की रिसर्च सीक्रेट में कंटिन्यू रखती है। फिर एडल्ट क्लॉडिया अपने डैड ईगॉन के पास जाती है और अपने पिता ईगॉन से कहती है कि आप मेरे साथ मेरे घर में रहने आ जाओ। लेकिन ईगॉन मानता नहीं है और दोनों में झगड़ा हो जाता है और इसी झगड़े में ईगॉन गिर जाता है और अपना सर फोड़ लेता है और ईगॉन क्लॉडिया को वाइट डेविल कहकर बुलाता है और फिर मर जाता है। झगड़ा इस बात पर होता है कि ईगॉन को दरअसल टाइम ट्रेवल के बारे में पता चल जाता है। वो कैसे वो आगे बताऊंगा। एनीवे, ईगॉन क्लॉडिया को बोलता है कि क्लॉडिया टाइम ट्रेवल को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। इसी बात पर दोनों का झगड़ा हो जाता है और फिर तब क्लॉडिया को एहसास होता है कि वही है अपने पिता की मौत का कारण। इसके बाद की कहानी बता ही चुका हूँ। यंग जोनस फिर एडल्ट क्लॉडिया से मिलता है और वो दोनों फिर गुफाओं में जाके एडल्ट क्लॉडिया की टाइम मशीन से वॉर्म होल को रीएक्टिवेट करते हैं और एडल्ट क्लॉडिया फिर 2020 में फिर से चली जाती है और अपनी बेटी रजीना को एपोकैलिप्स से बचा लेती है डॉपलर्स के जंगल वाले बंकर में छुप के, जहाँ पर और भी लोग होते हैं और वो लोग हैं पीटर डॉपलर, एलिजाबेथ डॉपलर और यंग नोआ। यंग नोआ से आप समझ जाइएगा कि वो 1921 से है। दूसरी तरफ बूढ़ी क्लॉडिया अभी भी टाइम ट्रेवल कर रही है। वो 1954 में जाती है अपने पिता ईगॉन से मिलने और वहाँ उनसे माफ़ी मांगती है। लेकिन ईगॉन को खैर समझ में नहीं आता है कि ये कौन है और मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही है। खैर आप तो समझ ही गए ना। माफ़ इसलिए क्योंकि क्लॉडिया ही अपने पिता की मौत की जिम्मेदार है।
एनीवे 1954 में ही बूढ़ी क्लॉडिया टाइम मशीन उस जगह छुपा देती है जहां पर फ्यूचर में उसका घर होगा, और वो H.G. टेनहाउस को अ जर्नी थ्रू टाइम वाली बुक भी देती है जिसे H.G. टेनहाउस फ्यूचर में लिखेगा। और फिर बूढ़ी क्लॉडिया एग्नेस नील्सन के पास जाती है। एग्नेस नील्सन सिक मंडस छोड़ चुकी है और वो अपने भाई नोआ से भी ज़्यादा बात नहीं करती है। बूढ़ी क्लॉडिया एग्नेस को अपनी डेथ की डेट बताती है जो कि जल्द होने वाली है, लेकिन एग्नेस बूढ़ी क्लॉडिया को धोखा दे देती है और अपने भाई एडल्ट नोआ से बोलती है कि बूढ़ी क्लॉडिया के पास कुछ मिसिंग पेजेस है जिससे नोआ अपने प्लान को कंप्लीट कर सकता है। एक्चुअली एडल्ट नोआ को एडम ने एक मिशन दिया था कि तुम्हें जो है एक नोटबुक के कुछ पेजेस ढूंढने हैं। तो जब नोआ को एग्नेस से पता चलता है कि वो मिसिंग पेजेस क्लॉडिया के पास है तो फिर वो उसके पास जाता है। फिर नोआ बूढ़ी क्लॉडिया से जंगल में मिलता है और उसे गोली मार देता है और बूढ़ी क्लॉडिया मर जाती है। लेकिन बूढ़ी क्लॉडिया हैरान नहीं होती है क्योंकि उसे अपनी डेथ की डेट पता थी। एनीवे, जब नोआ उन मिसिंग पेजेस के कंटेंट को पढ़ता है तब वो हैरान परेशान हो जाता है। खैर, अब थर्ड कैरेक्टर पर आते हैं जिसका नाम है नोआ और ईयर है 1921। नोआ एडम के साथ शुरू से ही सिक मंडस में जुड़ा हुआ है और नोआ ही वो सारे टनल्स खोद रहा है जहां पर फ्यूचर में वार्म होल बनेगा जिससे 1954, 1987 और 2020 कनेक्ट होंगे। और नोआ को गाइड कर रहा है खुद एडल्ट नोआ जो कि फ्यूचर से आया है, और एडम ही 1921 में एडल्ट नोआ को क्लॉडिया की लेदर नोटबुक लाने को कहता है। इसलिए नोआ क्लॉडिया की नोटबुक के पीछे पड़ा हुआ है। नोआ का एक बूढ़ा कंपेनियन है जो कि ऑलमोस्ट बार्टो स्टीडमैन की तरह दिखता है। वो बूढ़ा कहता है कि उसका सिक मंडस के ऊपर से विश्वास उठ चुका है, इसलिए नोआ उसकी हत्या कर देता है क्योंकि नोआ सिक मंडस का बहुत ही लॉयल फॉलोअर है। फिर इसके बाद आपको पता ही है कि यंग नोआ यंग जोनस से मिलता है और वो उसे एडम से मिलवाने के लिए ले जाता है, लेकिन वहाँ पर यंग नोआ खुद भी एडल्ट नोआ से पहली बार मिलता है, यानी कि खुद के फ्यूचर सेल्फ से मिलता है। एनीवे, इसके बाद आपको पता ही है 2020 में यंग नोआ एडल्ट जोनस को मार्था का एक लेटर देता है और फिर अपोकैलिप्स से बचने के लिए डॉपलर के कैबिन में पीटर, एलिजाबेथ, क्लॉडिया और रजीना के साथ वहाँ छुप जाता है। वहीं पर पहली बार यंग नोआ की मुलाकात एलिजाबेथ डॉपलर से होती है। अब ये सुनिए, तो जब एडल्ट नोआ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर चुका था एरिक ओबनडॉर्फ, मैड्स नील्सन और यासिन को लेके, और सभी फेल हो गए थे और सभी बच्चे मर गए थे, तब नोआ ने एक लास्ट एक्सपेरिमेंट हेल्गे पर भी किया था। आपको याद होगा कि जोनस और हेल्गे की उंगलियां टच हुई थी और 1953 से हेल्गे 1986 में आ गया था। उसके बाद नोआ ने हेल्गे पर एक्सपेरिमेंट करके उसे फिर से वापस 1950s में भेज दिया था, यानी कि हेल्गे के गुम होने के बाद 1953 में हेल्गे फिर से वापस आ गया था कई महीनों बाद। तो फर्स्ट सीजन की एक गुत्थी तो सुलझ गई। और सुनिए, जब जोनस और हेल्गे की उंगलियां टच हुई थी तभी वो वार्म होल अपने आप क्लोज हो गया था। इसके बाद 2020 में नोआ शार्लेट डॉपलर से मिलने जाता है और उसे एक फ़ोटो दिखाता है जिसमें वो एक बच्ची को हाथ में पकड़ा हुआ है और बताता है कि वही उसका पिता है, लेकिन शार्लेट की माँ की आइडेंटिटी वो रिवील नहीं करता है। खैर, अब वापस आते हैं 1954 में, जब नोआ को वो नोट्स मिलते हैं क्लॉडिया से और वो उसकी हत्या कर देता है। उन नोट से नोआ को पता चलता है कि दरअसल एडम अपोकैलिप्स रोकने की नहीं बल्कि उसे करवाने की कोशिश कर रहा है। तब नोआ का एडम पर से विश्वास उठ जाता है और वो एडम को मारने जाता है 1921 में सिक मंडस के हेडक्वार्टर्स में, लेकिन उसकी बंदूक जाम हो जाती है। ये सब एग्नेस देख रही होती है क्योंकि एडल्ट एग्नेस भी 1921 में ट्रैवल करके गई होती है नोआ के साथ, और चूंकि एडल्ट एग्नेस वापस सिक मंडस ज्वाइन करना चाहती थी इसलिए वो एडल्ट नोआ को गोली मार देती है एडम को बचाने के लिए। तो ये थे 3 मेन टाइम ट्रैवलर्स, जोनस, क्लॉडिया और नोआ। अब बाकी किरदारों का क्या हुआ ये डिस्कस कर लेते हैं। तो फोर्थ कैरेक्टर है हैना कार्नवाल्ड का। हैना जोनस की माँ है और 2019 में जोनस के और उल्रिक के गायब होने के बाद और उसके पति के सुसाइड के बाद हैना एकदम अकेली पड़ जाती है और एक दिन वो भी सुसाइड करने का सोचती है। लेकिन तभी एडल्ट जोनस घर में एंटर करता है और उसे बताता है कि वो फ्यूचर से आया है और उसी का बेटा जोनस है।
फिर जोनस हैना को 1987 में लेके जाता है और फिर हैना को काफ़ी सारी बातें क्लियर होती हैं। इसके बाद हैना एडल्ट जोनस की टाइम मशीन चुरा के 1954 में चली जाती है। ये सब आपको भी बताया ही था। 1954 में पहुंच के हैना को ईगॉन टीडमैन के थ्रू पता चलता है कि उल्रिक एक साइकियाट्रिक क्लिनिक में है। वो वहाँ उसको ह्यूमिलेट करने जाती है। जब उल्रिक अपने प्यार का इजहार हैना से कर देता है तब हैना उसे वहीं छोड़ के वहाँ से चली जाती है और हैना फैसला ले लेती है कि अब वो वहीं रहेगी 1954 में, और फिर वो अपना नाम बदल लेती है और अपना नाम रखती है कैथरीना नील्सन, जो कि 2019 में उल्रिक की वाइफ का नाम है। यहाँ पर अब कंफ्यूज मत होइएगा किसी भी तरह लेके, बस उसने सिंपली एक नाम चेंज किया है अपना यहाँ पर, और कुछ नहीं। अब आते हैं 5th कैरेक्टर पर, जिसका नाम है कैथरीना नील्सन। कैथरीना उल्रिक और मिकेल के गायब होने से परेशान है। पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। तब एक दिन कैथरीना अपने ही हाथों में केस लेने की सोचती है कि वो उन दोनों को ढूंढ कर ही रहेगी। तब कैथरीना को हैना, पीटर, स्ट्रेंजर जोनस यानी कि एडल्ट जोनस और शार्लेट टाइम ट्रेवल के बारे में बताते हैं। पहले तो कैथरीना विश्वास नहीं करती है, लेकिन फिर जब मिकेल की एक स्कूल फ़ोटो 1986 की डेट के साथ मिलती है उसे, तब उसे यकीन होता है। साथ ही में 1953 वाली न्यूज़ क्लिपिंग शार्लेट कैथरीना को दिखाती है, जिसमें उल्रिक की फ़ोटो थी जब उसे ईगॉन टीडमैन ने अरेस्ट कर लिया था। खैर, इसके बाद मिकेल और उल्रिक को बचाने के लिए कैथरीना उन गुफाओं में चली जाती है और तभी अपोकैलिप्स हो जाता है। क्या होता है कैथरीना का, ये अगले सीजन में पता चलेगा। अब आते हैं 6th कैरेक्टर पर, जिसका नाम है मार्था नील्सन। करंट मार्था बार्टोश टीडमैन को डेट कर रही है, लेकिन मार्था को अभी भी जोनस की याद आती रहती है। एक दिन मार्था बार्टोश के साथ ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि मार्था को लगता है कि बार्टोश उससे कुछ छुपा रहा है। एक दिन मार्था, मैग्नस, फ्रेंजिस्का और एलिजाबेथ का सामना बार्टोश से होता है विंडन की गुफाओं में। बार्टोश के पास एक स्ट्रेंज डिवाइस होता है। वो बोलता है कि ये एक टाइम मशीन है। फिर सभी फ्रेंड्स को वो 1987 में टाइम मशीन के थ्रू ले जाता है। इसके बाद सब लोग वापस 2020 में आ जाते हैं और फिर इनके पास स्ट्रेंजर यानी कि एडल्ट जोनस आता है और सबको एक अननोन टाइम में ले जाता है अपोकैलिप्स से बचाने के लिए। ये आपको मैं बता ही चुका हूँ। अब ये सुनिए, सीरीज की शुरुआत में दिखाते हैं कि जब जोनस और मार्था बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, तब मार्था ने जोनस को एक पेंडेंट दिया था। अब करंट समय में एक दिन मार्था अपने घर आती है और देखती है कि वही पेंडेंट उसके बेड पर रखा है, तो वो खुश हो जाती है ये जान के कि जोनस उसके पास वापस आ गया है। करंट समय बोले तो 2020, जब जोनस और मार्था का ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका था। एनीवे, लेकिन फिर मार्था देखती है कि एडल्ट जोनस मार्था के पास आता है और उसे अपने बारे में बताता है। दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि तभी कैथरीना आ जाती है और मार्था को बताती है कि वो जोनस की दरअसल बुआ है। एनीवे, इसके बाद की कहानी आपको पता ही है। फिर एडल्ट जोनस मार्था को किडनैप करके बंकर में डाल देता है वगैरह वगैरह, और फिर दूसरी मार्था आ जाती है दूसरे वर्ल्ड से। 7th कैरेक्टर रजीना टीडमैन का। 2020 में इंस्पेक्टर क्लाउजन और शार्लेट डॉपलर रजीना का इंटरव्यू लेने जाते हैं और रजीना को कैंसर हो रखा है। फिर रजीना बताती है कि उसके होटल में स्ट्रेंजर यानी कि एडल्ट जोनस रुका था और उसने अपना सामान वहाँ छोड़ा हुआ है और उसमें HG टेनहाउस के कुछ नोट्स भी हैं। तब शार्लेट होटल जाके वहाँ से स्ट्रेंजर का सामान ले लेती है और उसे पढ़ के उसे अपने ओरिजिन्स पर शक होने लगता है कि वो कहाँ से आई है और उसके माता पिता कौन है। रजीना है अलेक्जेंडर टीडमैन की वाइफ और क्लॉडिया टीडमैन और ट्रॉन्टे नील्सन की बेटी। एनीवे, एक दिन एडल्ट क्लॉडिया 2020 में रजीना से मिलने आती है और रजीना हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी माँ 33 साल से गायब थी, यानी कि 1987 से, लेकिन अभी 2020 में भी वो बिल्कुल यंग दिख रही है। इसके बाद क्लॉडिया रजीना को बंकर में ले जाती है अपोकैलिप्स से बचाने के लिए, जहाँ पर पीटर, एलिजाबेथ और यंग नोआ भी होते हैं। इसके बाद कैरेक्टर आता है बार्टोश टीडमैन का। वो अपने फ्रेंड्स को थोड़े समय के लिए 1987 में लेके जाता है प्रूव करने के लिए कि उसके पास जो मशीन है वो एक टाइम मशीन है। इसके बाद सब लोग वापस आ जाते हैं 2020 में और मैग्नस उस टाइम मशीन को चुरा के अपनी माँ कैथरीना को दे देता है। फिर कैथरीना जब स्ट्रेंजर यानी कि एडल्ट जोनस से मिलती है, जब वो मार्था को किस करने वाला होता है, उसके बाद वो उसको टाइम मशीन दे देती है क्योंकि एडल्ट जोनस की टाइम मशीन हैना चुरा के ऑलरेडी 1954 में चली गई थी
याद होगा वो आप लोगों को। इसके बाद आता है एलिजाबेथ डॉपलर का कैरेक्टर। ये पीटर, यंग नोआ, क्लॉडिया और रजीना के साथ अपोकैलिप्स सर्वाइव कर लेती है और यही है दरअसल शार्लेट की माँ। दरअसल यंग नोआ और एलिजाबेथ में प्यार हो जाता है और फिर शार्लेट का जन्म होता है। आया मज़ा सुन के ये वाला ट्विस्ट? खुद ही में ये एक चक्कर बन गया है। पहले अंडा आया कि मुर्गी, वही सवाल हो गया ये तो, कि पहले शार्लेट आई कि एलिजाबेथ। खैर यही है जो 2053 में न्यूक्लियर पावर प्लांट को गार्ड कर रही है। फिर 27 जून 2053 में एलिजाबेथ न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर खड़ी है। तभी एक पोर्टल ओपन होता है और वो अपनी माँ शार्लेट को देखती है 2020 में। दोनों की उंगलियां टच करती है और अपोकैलिप्स हो जाता है। खैर उन दोनों की उंगलियां टच करने से अपोकैलिप्स नहीं होता है, ये तो बस एक ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए सीरीज में दिखाया गया है। अब ये सुनिए कि अपोकैलिप्स होता कैसे है। तो एक कैरेक्टर और आता है इसमें जिसका नाम है इंस्पेक्टर क्लाउजन। ये एक स्पेशल इंस्पेक्टर नियुक्त हुआ है मिसिंग पर्सन्स के केसेस को हैंडल करने के लिए, क्योंकि 3 बच्चों के साथ साथ उल्रिक, जोनस और भी लोग गायब हो चुके हैं। इसलिए वो विंडन में इस सब मामले की इन्वेस्टिगेशन करने आता है। क्लाउजन को सबसे पहले अलेक्जेंडर ट्रीडमैन पर शक होता है। अलेक्जेंडर के साथ एक इंटेरोगेशन के दौरान क्लाउजन बताता है कि उसको लगता है कि अलेक्जेंडर ने 1980s में क्लाउजन के भाई का मर्डर किया था और उसका नाम था अलेक्जेंडर कोलर। ये अच्छा वाला ट्विस्ट है, अलेक्जेंडर कोलर क्लाउजन के भाई का नाम था। एनीवे, क्लाउजन के हिसाब से अलेक्जेंडर ट्रीडमैन ने उसे मार के उसकी आइडेंटिटी अपना ली थी और क्लाउजन को किसी ने लेटर भी भेजा था अलेक्जेंडर और विंडन के बारे में। खैर इसके बाद दिखाते हैं कि क्लाउजन के पास एक सर्च वारंट है, तो वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जाता है ताकि कोई सबूत मिल सके अलेक्जेंडर के खिलाफ। और क्लाउजन को मिलता क्या है? न्यूक्लियर वेस्ट के खूब सारे येलो कलर के बैरल्स। तो दरअसल यर्गन सारे बैरल्स अभी शिफ्ट नहीं कर पाया था दूसरी जगह। जैसा आप लोग को याद होगा, मैंने फर्स्ट सीजन में बताया था कि लास्ट में वो यर्गन ओबनडॉर्फ को शिफ्ट करने का काम दिया था अलेक्जेंडर ट्रीडमैन ने सारे वेस्ट बैरल्स। एनीवे, क्लाउजन बैरल्स को खुलवाना शुरू करता है, जबकि पुलिस चीफ शार्लेट उसे मना भी करती है, लेकिन वो नहीं सुनता है। तब एक बैरल के खुलते ही उसमें से डार्क मैटर निकलता है और एक पोर्टल ओपन हो जाता है और शार्लेट 2053 में एलिजाबेथ को देखती है और दोनों की उंगलियां टच करती है और फिर विंडन में अपोकैलिप्स हो जाता है, जिसके चलते काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं। अब छोटे छोटे से कुछ पॉइंट्स है, उसको क्लियर कर देता हूँ मैं। एडम मार्था को गोली इसलिए मारता है ताकि जोनस फ्यूचर में जाके एडम बन सके, और एडम के प्लान को वर्क करने के लिए जोनस का एडम बनना ज़रूरी है। और जोनस एडम सिर्फ और सिर्फ मार्था की डेथ के बाद ही बन सकता है, और एडम ही है जिसने नोआ को काम दिया था क्लॉडिया की लेदर नोटबुक लाने का। एक कैरेक्टर और है जिसका नाम है बर्नाडेट। ये वो ट्रांस पर्सन है जिससे पीटर डॉपलर मिलता है। तो एक्चुअली बर्नाडेट अब तक पूरी तरह से वुमेन में बदला नहीं है, तो वो हार्मोन्स की दवाइयाँ पीटर से ही लेती रहती थी। लेकिन अब फ्रेंजिस्का बर्नाडेट को दवाइयाँ सप्लाई कर रही है। एक दिन मैग्नस बर्नाडेट से पैसे लेते हुए फ्रेंजिस्का को देख लेता है, तो वो गलत समझ लेता है और उससे ब्रेकअप कर लेता है। मैग्नस को लगता है कि फ्रेंजिस्का का चक्कर बर्नाडेट से चल रहा है। अच्छा, अब हम लोग शार्लेट डॉपलर की बात करते हैं। तो एक्चुअली शार्लेट डॉपलर को जब से उल्रुक की फ़ोटो मिली 1953 वाली न्यूज़ क्लिपिंग में और पक्षियों के मरने के बाद, उसे अब पूरा यकीन हो गया कि टाइम ट्रैवल इज़ पॉसिबल। तो वो पीटर के साथ अपने बंकर में रह के पूरी टाइमलाइन बनाने की कोशिश कर रही है। उसके लिए वो बूढ़ी क्लॉडिया ट्रीडमैन के नोट्स यूज़ कर रही है और स्ट्रेंजर यानी कि एडल्ट जोनस जो नोट्स रजीना के होटल में छोड़ के गया था, उसकी हेल्प ले रही है। दूसरी बात, शार्लेट को पता है कि HG टेनहाउस उसके असली दादाजी नहीं है, उसे बल्कि अपने असली माँ बाप के बारे में भी पता नहीं है। लेकिन एक दिन नोआ जब विजिट करता है शार्लेट को, तब वो बताता है कि वही उसका फादर है, लेकिन मदर का नाम रिवील नहीं करता है। लेकिन मैंने आपको बता ही दिया, इनकी मदर खुद एलिजाबेथ डॉपलर है, जो कि खुद शार्लेट की बेटी है। ईगॉन ट्रीडमैन के बारे में एक बात और बता देता हूँ। ईगॉन को 1987 में कैंसर डायग्नोस होता है। तब वो सोचता है कि उसने जितने भी केसेस सॉल्व नहीं किए हैं वो उनको फिर से सॉल्व करने की कोशिश करेगा। इसलिए उसने जिस आदमी को 1953 में अरेस्ट किया था वो उससे मिलने जाता है।
और जब वो आदमी बोलता है कि वो उल्रिक नील्सन है, तब ईगॉन को थोड़ा थोड़ा टाइम ट्रेवल पर यकीन होने लग जाता है, क्योंकि उसने हाल ही में 1986 में ही जवान उल्रिक को कैथरीना के रेप के झूठे इल्ज़ाम में अरेस्ट किया ही था। और फिर जब ईगॉन थोड़ी सी और इन्वेस्टिगेशन करता है, तब उसे बिल्कुल यकीन हो जाता है कि टाइम ट्रेवल एग्जिस्ट करता है। एनीवे, अब हेल्गे की बात करते हैं। हेल्गे को नोआ ने वापस भेज दिया था 1954 में। तो जब हेल्गे वापस आता है 1954 में, तब वो एकदम चुप रहता है और उसको किसी से बात नहीं करनी है सिवाय प्रीस्ट हैनो टाउबर के। ये सब देख के उसकी माँ ग्रेटा डॉपलर हैरान है, लेकिन खुश भी है कि उसका बच्चा वापस आ गया है। अब ये सुनिए, जब एडल्ट क्लॉडिया बूढ़े टेन हाउस के पास जाती है 1987 में टाइम मशीन लेके, जो कि उसने अपने घर से खोद के निकाली थी, तब एच.जी. टेन हाउस एक कन्फेशन करता है कि उसने वो बुक अ जर्नी थ्रू टाइम नहीं लिखी है, बल्कि उसको किसी ने उसकी कॉपी दी थी, जो कि उसने एज इट इज़ छपवा दी थी, वर्ड टू वर्ड कॉपी करके। यानी कि उस किताब का कंटेंट बिना ऑथर के अपने आप ही लिखा गया है। इसको कहते हैं बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, यानी कि ओरिजिन कहाँ है इसका पता ही नहीं चलता है। और सुनिए, हेल्गे डॉपलर 1986 में न्यूक्लियर पावर प्लांट के सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहा है, और फिर नोआ उसे अपने मिशन के लिए रिक्रूट कर लेता है। अब यही है एडल्ट हेल्गे डॉपलर, जो कि बच्चों की किडनैपिंग्स कर रहा था फर्स्ट सीजन में। इस सीजन में दिखाते हैं कि 1986 में मिकेल इनेस से भागने की कोशिश करता है, वो भी बूढ़े उल्रिक के साथ, जो कि 1953 में अरेस्ट हुआ था और अभी साइकेट्रिक क्लिनिक में रह रहा है। लेकिन इनेस माइकल उर्फ मिकेल को पकड़ के उसे सिडेटिव दे देती है, ताकि वो बेहोशी रहे और उसका बेटा बन के रहे। खैर, ये सुनिए, मैग्नस और फ्रांसिस्का जोनस के लॉयल फॉलोअर्स बन जाते हैं। जब जोनस अपने आप को एडम बुलाने लग जाता है, तब भी वो उसके फॉलोअर्स बने रहते हैं। फिर दिखाते हैं कि 1921 में जब एग्नेस ने नोआ को गोली मार दी थी, तब मैग्नस और फ्रांसिस्का वहाँ मौजूद थे। फिर एडम को वो दोनों फ्यूचर में भेज देते हैं 2020 में, ताकि एडम मार्था का मर्डर कर सके। और सुनिए, एक्चुअली क्लॉडिया टीडमैन की उस लेदर नोटबुक में ऐसा क्या था जिसके पीछे नोआ पड़ा था? तो दरअसल क्लॉडिया ने आने वाले जितने इवेंट्स थे सब उसमें कैटलॉग कर रखे थे, क्योंकि वो काफ़ी सारे टाइम पीरियड्स में ट्रैवल कर चुकी थी। तो जब पीटर डॉपलर और ट्रॉन्टे नील्सन को वो मैड्स नील्सन की लाश मिलती थी बंकर में, तब क्लॉडिया टीडमैन वहाँ आई थी और उन्हें मैड्स की आईडी हटा के उसकी बॉडी को जंगल में फेंकने बोला था। तब वो उस लेदर नोटबुक को पीटर डॉपलर के पास छोड़ गई थी, लेकिन उसके कुछ पेजेस मिसिंग थे। वही नोटबुक को नोआ ढूंढ रहा था, या यूँ कह लीजिए उसके मिसिंग पेजेस को ढूंढ रहा था। अब वो नोटबुक नोआ के पास कैसे आई, ये अभी तक इसमें क्लियर नहीं किया है। दूसरी बात, नोआ ने कुछ इन्फॉर्मेशन शार्लेट के लिए छोड़ी थी। उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पीटर को इतना पता था कि उसे किसी भी तरह 27 जून 2020 में बंकर के अंदर होना है, इसलिए वो अपनी बेटी को लेके उस बंकर में पहुंच गया था, यानी कि एलिजाबेथ डॉपलर के साथ। अब नोआ ने ये इन्फॉर्मेशन शार्लेट को कब दी ये नहीं बताया गया इसमें। शायद तब दी होगी जब नोआ शार्लेट से मिलने आया था, ये बताने के लिए कि वही उसका फादर है। एक लास्ट कैरेक्टर जिसका नाम है टॉर्बन वॉलर, ये उस ट्रांस पर्सन का भाई है जिसका नाम था बर्नाडेट। ये भी पुलिस में है, लेकिन ये अलेक्जेंडर टीडमैन का इन्फॉर्मेंट है। यानी कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या हो रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन वॉलर अलेक्जेंडर टीडमैन को पास करता रहता था। अब बस लास्ट में ये सुन लीजिए कि एक साथ कितनी जगह पोर्टल्स ओपन होते हैं। 2053 में एलिजाबेथ डॉपलर, जो कि बहरी है, वो ब्लॉब को एक्टिवेट कर देती है। दूसरी तरफ 1921 में मैग्नस और फ्रांसिस्का ब्लैक ब्लॉब को एक्टिवेट कर देते हैं। तीसरा, कैथरीना गुफा के अंदर जाती है और वॉर्महोल का गेट खोल देती है। चौथा, क्लाउजन न्यूक्लियर वेस्ट के बैरल्स खुलवा रहा है, तो एक और ब्लैक ब्लॉब बन जाता है। ये सब एक साथ साइमल्टेनियसली हो रहा है, और अल्टीमेटली शार्लेट 2020 में और एलिजाबेथ 2053 में एक दूसरे को देख लेते हैं पोर्टल के थ्रू, और एलिजाबेथ साइन लैंग्वेज में शार्लेट को देख के मम्मा कहती है, और बस फिर अपोकैलिप्स हो जाता है दोनों की उंगलियों के टच होने के बाद। और बिल्कुल लास्ट एपिसोड में ही मार्था दूसरी दुनिया से आती है और अपने आप को जोनस के सामने रिवील करती है कि वो दूसरी दुनिया से आई है, जबकि जोनस इस दुनिया वाली मार्था की लाश लेके रो रहा होता है, क्योंकि उसे एडम ने गोली मार दी थी। फाइनली सेकंड सीज़न की कहानी ख़त्म। कैसा लगा आप लोगों को, मज़ा आया कि नहीं? कहानी समझ में आई है नहीं, ये बताइए। अभी तो थर्ड सीज़न बाकी है दोस्तों, वो तो और भी धांसू हैं, उसमें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन काफ़ी सारी बातें क्लियर भी होती चली आएंगी। खैर, देखिएगा ज़रूर और मज़े कीजिए।
और आज का रिव्यू यहीं ख़त्म होता है। आप लोग को कैसा लगा एपिसोड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।